जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो करंट को डिटेक्ट करने के लिए, इंडिकेट करने का हम लोग को जरूरत पड़ता है, तब हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। और इसी को बाद में आगे आमीटर वोल्टमीटर भी बनाया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग हाई करंट के लिए नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ऐसे और जो लिख सकते हैं हम लोग, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है, MCG। तो ये एक इलेक्ट्रो इट इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which detect and indicate the current of the order of माइक्रो एम्पियर। देखिए इस ऑर्डर के करंट को ये बताता है। इसका एक्चुअल जो है आप फिगर देखिए क्या होता है। एक्चुअल फिगर देखिए, इसमें कनकेव मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। ये आपका इस तरह कनकेव मैग्नेट है। और देखिए दो यहाँ पर नॉर्थ है और ये साउथ, दो पोल आपको दिखाया गया है ना। और इसके बीच में क्या किया जाता है, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाता है इस तरह। और इस पर जो है कि इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर या फाइन वायर के द्वारा इस पर रेक्टेंगुलर कॉइल जो है कि या तो कॉइल पहले से बना लीजिए और उसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर दीजिए सिलेंडर जो है सॉफ्ट आयरन कोर है उसको, या इसी के ऊपर वायर को लपेट सकते हैं। तो ये देखिए आपका कैसे बनेगा इस तरह। इस तरह और इस तरह। अब देखिए ये आपका कॉइल हो गया, ये आपका कॉइल, और यहाँ से दो टर्मिनल्स रहते हैं T1 T2 जिससे हम करेंट देते हैं। और यहाँ एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, और यहाँ से एक पॉइंटर लगा होता है। और ये मीटर है देखिए यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा। कैसे ये वर्क करता है? अब देखिए सवाल यहाँ पर ये है कि हम लोग सबसे पहले कनकेव मैग्नेट का प्रयोग क्यों करते हैं। तो कनकेव मैग्नेट जो है कि रेडियल फील्ड डेवलप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे रेडियल फील्ड देखिए ये आपका हो गया इस तरह, और इस तरह देखिए ये रेडियल फील्ड रहता है। इसका फायदा क्या होगा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि रेडियल फील्ड की क्यों जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए एक तो रेडियल फील्ड को बनाए रखता है। दूसरी बात क्या होता है कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, इससे मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटाइज होने के बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप करता है। इससे फायदा क्या होता है कि टॉर्क मेरा मैक्सिमम लगता है। टॉर्क क्या लगेगा? मैक्सिमम लगता है वहां पर। अब देखिए यहाँ पर रेडियल फील्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप देखिए यहाँ पर जस्ट अगर हम लोग बात करें, अभी जो देखिए बहुत सारा लाइंस दिखाया हुआ है, तो हमेशा रेक्टेंगुलर कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में एंगल को 90 डिग्री बनाए रखे, इसीलिए हम लोग को रेडियल फील्ड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी जस्ट सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं, तो
देखिए आपका एरिया वेक्टर ये इस तरह है, एरिया वेक्टर यहाँ पर, और ये देखिए आपका फील्ड है, अभी देखिए 90 डिग्री पर है। तो हर सिचुएशन में कोई ना कोई फील्ड और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हम लोग एरिया वहां पर देखेंगे क्वाइल का, जैसे अभी इस तरह की मान लीजिए ऐसे सिचुएशन है, तो देखिए आपका एरिया ऐसे हो गया, तो उस समय ना कोई फील्ड उसका परपेंडिकुलर होगा, इससे वहां पर क्या होगा, हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क मिलते रहता है। और मैक्सिमम जब जब हम इसको करेंट देंगे यहाँ पर T1 T2 टर्मिनल से करेंट देंगे, तो क्या सिचुएशन होता है यहाँ पर, करेंट जब हम ऑलरेडी जानते हैं प्रिंसिपल, पहले लिखे इसको, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल व्हेन करेंट कैरिंग करेंट कैरिंग करेंट कैरिंग coil is placed in is placed in magnetic field it experiences a torque। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है वहां पर जब इसे करंट जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिल रहा है, उसके कारण टॉर्क जनरेट होगा। और टॉर्क क्या होता है, एन आई ए बी साइन यहाँ 90 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि हम लोग देख रहे हैं एंगल हमेशा 90 उसको मेंटेन रख रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम लोग करंट इसमें फ्लो करते हैं, तो करंट जब फ्लो करेंगे तो करंट कैरी जो कॉइल है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, टॉर्क जनरेट करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, करंट भी आपका फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, और ये देखिए बी भी फिक्स है। तो यहाँ एक सर्टेन टॉर्क डेवलप करेगा। जब टॉर्क डेवलप करता है तो ये आपका रोटेट करेगा। तो देखिए उसमें टॉर्जन प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग में, तो जो स्प्रिंग में जो टॉर्जन प्रोड्यूस होगा उसके कारण जो है वो स्प्रिंग के द्वारा भी टॉर्क लेगा। इसके कारण क्या होगा, स्टेडी डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जिसको हम लोग रीड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसके द्वारा हम लोग लेते हैं टॉर्क बाय स्प्रिंग के द्वारा, यहाँ ले लेते हैं आपको K5 लेते हैं, यही आपका डिफ्लेक्शन, ये आपका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन। और K क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है कि इस टॉर्क को ये काउंटर करता है, जो टॉर्क आपका करंट कैरिंग कॉइल जो एक्सपीरियंस करेगा, उसके कारण इस टॉर्क को जो है ये आपका टॉर्क जो स्प्रिंग के द्वारा होगा वो क्या करता है, काउंटर करता है, उसको बैलेंस करता है। इसके कारण आपका स्टेडी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। क्योंकि अनवांटेड ज्यादा टॉर्क ना लगे तो ये आपको बैलेंस करके रखता है, इसके कारण जो है स्टेडी डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K5 ये हो जाएगा आपका NIAB। ठीक है, हम लोगों ने सारी बात कर लिया कि सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर क्यों लेते हैं, रेडियल फील्ड क्यों होता है, कोई बात छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, और हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में 90 बना हुआ रहे, इसीलिए रेडियल फील्ड का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट आयरन का सिलेंड्रिकल जो हम लोग कोर ले रहे हैं वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, रेडियल फील्ड को बनाए रखने में मदद करता है। ये दो काम है, और ये डिफ्लेक्शन आपका शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को निकालना रहता है सेंसिटिविटी, जो प्रश्न आते हैं सेंसिटिविटी, तो 5/I होता है, ये होगा आपका NAB/A। अब देखिए, अब मान लिया करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, तो क्या क्या आपको करना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉर्जनल कांस्टेंट है उसको कम लेना होगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के रखना होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो एरिया अगर कॉइल का ज्यादा होगा तो उससे भी आपका बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तब भी जो है आपका सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। इसी को कहते हैं करेंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है, लेकिन एक जो आप चॉइस चुन लेते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरा अगर आप बढ़ा करके रखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स तो उसमें ज्यादा सेंसिटिविटी होगा,
लेकिन अगर एक एक सिस्टम की बात करें तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालना रहता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे तो देखिए इसको वोल्टेज फाई बाई वी, इसको कहते हैं वोल्टेज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखिए वी बाई फाई बाई वी करना है आपको, है ना। तो कैसे लाएंगे इसको, देखिए यहाँ पर तो आपका पहले है फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए बी बाई के और आई को बगल में कर दें, तो यहाँ भी बी से डिवाइड करना होगा। तो v इक्वल टू आई आर से आप देख लीजिए क्या होगा, आई बाई आर, आई बाई वी, है ना, आई बाई वी, ये होगा 1 बाई आर, है ये हो जाएगा। तो 5 बाई वी ये होगा एन ए बी और के आर हो जाएगा, ये आपका होगा। तो ये दोनों आपको निकालना रहता है, और आप देख सकते हैं इसका जो सेंसिटिविटी है वो किस फैक्टर डिपेंड कर रहा है। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम बढ़ा के रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी हाई होता है। अब देखिए इसका प्रयोग हम लोग फिर अमीटर बनाने में करते हैं। तो अमीटर कैसे बनाएंगे, तो देखिए गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होता है, गैल्वेनोमीटर जो अभी हम लोग पढ़े पूरे सिस्टम जो एक बॉक्स में बंद रहता है गैल्वेनोमीटर है, अगर इसके कॉइल के साथ अगर पैरेलल में अगर शंट को ऐड कर दें तो ये आपका अमीटर बन जाता है। क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा। ये आपका पूरा अमीटर है, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये समझना, इसको शंट कहा जाता है। लेकिन अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं क्योंकि करंट मेजर करता है, ये ध्यान रखना होगा। इसके लिए फार्मूला होता है एस इक्वल टू जी बटा एन माइनस वन। एन क्या होगा, आई मेन करें, ये आपका आई हो गया, ये आई जी हो गया, मेन करें तो इसको आई एस कहते हैं, ये दोनों का सम होगा। तो एन इक्वल टू क्या होगा, आई बटा आई जी हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बड़ा बटा छोटा। फिर इसका प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर में, तो गैल्वेनोमीटर के साथ। दूसरी बात आइडियल, अगर देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, लो रेजिस्टेंस तो इसको अगर जीरो तक ले जाएंगे, जितना लो रखेंगे उतना ही ये आइडियलाइज की ओर बढ़ते जाएगा, मतलब जितना कम करेंगे उतना ही आइडियल होगा। और फिर गैल्वेनोमीटर के साथ अगर सीरीज में अगर हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो ये आपका वोल्ट मीटर बन जाता है। क्या बनता है, वोल्ट मीटर बनता है। अब इसको इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं तो ये आइडियलाइज हो जाएगा। दूसरी बात इसको, अब देखिए इसको कॉइल के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है क्योंकि पीडी मेजर करना है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग का एक सवाल कर ले, दो फार्मूला हम लोग का आ गया, यहाँ पर आ गया 5/i, ये हो गया आपका एन ए बी बाई के, और 5/v आ गया आपका एन ए बी बाई के आर। अब देखिए इस पर सवाल एक करते हैं, एनसीईआरटी का ही सवाल ले ले प्रैक्टिस के लिए। तो एक सवाल हम लोग कर ले, एक सवाल देख लिया जाए। देखिए आपको 4.10 जो न्यू एनसीईआरटी उसमें दिया हुआ है प्रश्न, आप प्रैक्टिस के लिए 4.10। अब देखिए यहाँ पर टू मूविंग कॉइल मीटर M1 एंड M1 M2 दिया हुआ है, इसका रेस्पेक्टिव जो डाटा है वो दिया हुआ है। फॉलोइंग पार्टिकुलर्स R1 दिया हुआ है आपका 10 ओम, N1 दिया हुआ है 30, और A1 दिया हुआ है 3.16 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, और B1 दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। उसी तरह रेस्पेक्टिव आपको दिया हुआ है यहाँ पर R2 दिया हुआ है आपका 14 ओम है ना, N2 42 दिया है, और A2 दिया गया है 1.8 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, B2 दिया हुआ है 0.50 टेस्ला, ये दिया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट सेम दिया हुआ है ना, तो इसलिए वो इफेक्ट नहीं करेगा। और करंट सेंसिटिविटी निकालना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी,
m2/m1 सबको 2/1 के रेशियो में निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 5/i 2 पहले, 5/i 1 का बाद। अब देखिए के सेम है तो क्या लिखेंगे, n2/n1 a2/a1 b2/b1। अब रखते वैल्यू हम लोग, कितना है देखिए, n2 का वैल्यू है आपका 42, n1 का वैल्यू है 30, a2 का है आपका 1.8 10 पावर माइनस 3 और ये है आपका 3.6 10 पावर माइनस 3 और b2 है 0.50 और b1 है 0.25। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे दो बार में, देखिए यहाँ से दो कट जाएगा, ये खत्म। तो 7 बार में 6 में 6×5 = 30 हो जाएगा, 14×70 1.4। अब यहाँ पर निकालना है 5/v2 5/v1, सेम उसी तरह। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो लिखे हैं n1 n2/n1 इसको देख करके लिख रहे हैं a2/a1 b2/b1 और यहाँ उल्टा का संबंध है r1/r2, उल्टा है हम करेंगे तो 2 लिए है तो 1 हो जाएगा वहाँ। इसका तो वैल्यू हमको पता है कितना है, 7/5 और ये आपका r1 कितना है 10 है और r2 कितना है 14 है। तो देखिए 70 1 हो जाएगा। तो ये था प्रश्न आपको। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का लगभग कंटेंट हम लोग इसमें बताया है और अगर कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता हो तो आप लिखेंगे और इसको हम लोग कर लेंगे। और हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टाइप ऑफ प्रारंभ करें जो कि हमेशा रेगुलर रहेगा। तो आप हमेशा अपडेट्स देखते रहिएगा, हम लोग चालू करने वाले हैं। थैंक्स टू ऑल।